पुरानी सोच वाले मायके से अच्छा नई सोच वाला ससुराल। जी भैया आपकी चाय। ठीक है, अब जा अपने कमरे में और बाहर मत निकलना, समझी? आजकल तेरे बहुत कॉलेज के चक्कर लग रहे हैं, लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन तूने तो सारी हदें पार कर रखी हैं। लेकिन भैया मैं कॉलेज के एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स ही तो देने जाती हूँ। बस बहुत पढ़ लिख लिया तूने, वैसे भी पढ़ लिख कर तुझे कुछ करना नहीं है। अब घर में रहकर रसोई के काम देख, कुछ ही दिनों बाद तुझे दूसरे घर की बहू भी बनना है। भैया मैं पढ़ना चाहती हूँ और ये मेरा अधिकार है, मुझे डॉक्टर बनना है और मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी। पल्लवी के जोर से बोलने पर देवलेखा ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। इतनी बदतमीज हो गई, लड़की होकर बड़े भाई पर चिल्ला रही है। सही तो कह रहा है वो, लड़कियां सिर्फ रसोई में अच्छी लगती हैं। हाँ बड़ी डॉक्टर बनने वाली, आज से मैं तेरी पढ़ाई लिखाई यहीं खत्म करती हूँ। बिल्कुल सही, बहुत हवा में उड़ रही है। अब इसे घर में ही रखना होगा ताकि ये अपनी हदें पार न करे। और कार्तिक बेटा, तू खूब पढ़ लिख कर मेहनत कर ताकि तू एक दिन बड़ा आदमी बन सके। अरे बाबा, क्या जरूरत है बड़ा आदमी बनने के लिए पढ़ने लिखने की? काम अच्छा करना आना चाहिए। सच कहूँ तो मुझे आगे नहीं पढ़ना, मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ठीक है बेटा, तू लड़का है, अगर तू कुछ और करना चाहता है तो हम तुझ पर दबाव नहीं डालेंगे। ये सारी बातें पल्लवी अपने कमरे में सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके गले में घुटन थी, उन बातों की जो आज तक वो अपने परिवार से कह नहीं पाई थी। इसी तरह अपने पुराने सोच वाले परिवार में रहने वाली अकेली खुली सोच वाली पल्लवी घुट घुट कर जी रही थी। माँ कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है, मैं भी इस पार्टी में शामिल होना चाहती हूँ। मेरी सारी सहेलियां भी वहाँ मौजूद होंगी। फिर से कॉलेज बुलाऊं क्या तेरे भाई को? इस बार वही तुझे देखेगा, तभी तू अपनी इन हरकतों से बाज आएगी। अरे गलती कर दी हमने, इसे इतना भी पढ़ा लिखा कर इसके तो पर निकल आए हैं। और कौन सी संस्कारी लड़की पार्टी में जाती है? हाँ लेकिन वो तो कॉलेज की फेयरवेल पार्टी है, कॉलेज का आखिरी दिन, फिर पता नहीं दोस्तों से कब मुलाकात हो पाएगी। हे भगवान, दोस्त तू वहाँ पढ़ने जाती थी या फिर यार दोस्त बनाने? माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और भैया भी तो पार्टी में जाएंगे ना, आप उन्हें क्यों नहीं रोक रही हैं? बदतमीज, बेवकूफ, आवारा, भाई से तुलना कर रही है? हाँ अरे वो लड़का है, लड़का, वो जो चाहे कर सकता है। और वैसे भी बाहर की दुनिया लड़कों की होती है, लड़कियों को सिर्फ घर में ही रहना चाहिए। मेरे लड़की होने की आपने श्राप बना रखा है। आप मुझे पढ़ाना भी नहीं चाहते, ना ही आपने एक फोन तक दिलाया और ना ही मुझे घर से बाहर निकलने की इजाजत है। अरे तुझे फोन चलाने और बाहर जाने की इजाजत देकर क्या हमें अपनी इज्जत मिट्टी में मिलवानी है? लगता है अब हमें तुझे जल्दी तेरे ससुराल पहुंचाना होगा। बहुत परेशान कर लिया तूने हमें। हाँ जी, जल्दी इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढो और इसके हाथ पीले करके इसे विदा करो, नहीं तो ये हम पर इसी तरह बोझ बनी रहेगी। ऐसी जिंदगी देने से तो अच्छा आपने मुझे मार दिया होता। इतना कहकर पल्लवी रोती हुई अपने कमरे में चली गई। पल्लवी अपने परिवार से बहुत परेशान हो चुकी थी और अब उसे लगने लगा था कि उसका डॉक्टर बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और इन दिनों पल्लवी सिर्फ घर का काम ही कर रही थी। वहीं उसका भाई कार्तिक दिन भर घूमता, पार्टीज में जाता और रात में देर से घर आता भी। रो रो कर आंखें सुजा रखी हैं, कम से कम अपना मुंह तो सही कर ले, वरना वो भी सोचेंगे कि ना जाने कौन से जुल्म कर दिए हमने तुझ पर। मैं अपने परिवार से नफरत नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी भावनाएं अब इन सबसे बंधी हुई नहीं है। ऐसे में अब जो हो रहा है मुझे ठीक लग रहा है। देवलेखा पल्लवी के सिर को घूंघट करवाकर रिश्ते वालों के सामने लेकर गई, जो कि सबको काफी अजीब लगा। जहां पल्लवी की होने वाली सास ममता ने तुरंत पल्लवी के कांपते हाथों को देखकर उसकी दशा समझी। देवलेखा जी, लगता है बेटी घबरा रही है, आप इसे कमरे में ही ले जाइए। जी जी समधन जी, हर लड़की के लिए काफी कठिन पल होता है, इसीलिए ऐसे में घबराना आम बात है। कोई बात नहीं देवलेखा जी, मैं समझती हूँ। अभी आप पल्लवी को ले जाकर आराम से बैठाकर पानी पिलाइए ताकि इसकी घबराहट थोड़ी कम हो। शुरू में ही सारा सत्यानाश हुआ पड़ा है, रिश्ता का खाक लगेगा। ऐसा सोचकर देवलेखा पल्लवी को फिर से कमरे में ले गई। उसने झटके से पल्लवी को बेड पर बिठाया और कहा, बेवकूफ, हमारे सामने तो बढ़ चढ़कर बोलती और उनके सामने थर थर कांप रही थी ताकि वो तुझे देखते ही नाक मार दे। अभी यहीं बैठ और मजाल जो कमरे से बाहर भी निकली तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पल्लवी को सुनाने के बाद देवलेखा फिर से रिश्ते वालों के पास आकर बैठ गई। बेटी ठीक है ना, ज्यादा तो नहीं घबरा रही? आपने उसे पानी पिला दिया? अरे घबरा कहाँ रही है, बस थोड़ा शर्मा रही है। आप चिंता मत कीजिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अरे ठीक है, जब इसे ठीक लगे तब आप उसे ले जाइएगा, इसके बाद हम उससे बात कर लेंगे। क्या बात कर लेंगे? अरे आपको पल्लवी से क्या बात करनी है भला? अरे हम नहीं, मैं कह रहा हूं कि दोनों बच्चे आपस में बात कर लेंगे, आखिर शादी तो इनकी ही होनी है ना। राम राम राम, रिश्ते वालों को तो बेटी का मुंह तक नहीं दिखाना चाहिए, इसीलिए तो मैं उसे घूंघट में लेकर आई और आप उससे अपने बेटे की बात करवाना चाहते।
ये आप कैसी बातें कर रही हैं देवलेखा जी? भला आज के जमाने में ऐसा कौन करता है? अरे देवलेखा जी, क्या आज का जमाना और क्या कल का। हम तो हमेशा अपनी मर्यादा का पालन करते और अपने बच्चों से भी करवाते हैं। चलिए ऐसा है तो कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ बेटी की खूबियां और रुचियां जाननी है। वैसे भी हमारा बेटा देव बहुत शर्मीले मिजाज का है और आपकी बेटी भी थोड़ा घबरा रही है, तो हम ही आपस में बात कर लेते हैं। हाँ देवलेखा जी, आप सिर्फ हमें बेटी के गुण बता दीजिए, हमारे लिए वही काफी है। उसकी घबराने ने नहीं हमें बता दिया कि वो काफी भोली है। गुण, खूबियां, रुचियां और भोलापन, ये तो उसमें कतई नहीं है। वो तो निहायत ही बदतमीज है। अब ये सब क्या मैं बना कर लाऊं? देवलेखा ने जबरदस्ती रिश्ते वालों के सामने पल्लवी की तारीफ की, लेकिन इस सब की कोई जरूरत ही नहीं। ममता को पल्लवी पहली झलक में ही पसंद आ गई थी। इसी तरह रिश्ता पक्का होने के बाद कुछ ही दिनों में पल्लवी के माँ बाप ने उसकी शादी करके उसे ससुराल भेज दी। अरे पल्लवी, तुम तो काफी थक गई थी ना, लेकिन तुमने तो अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ आपका इंतजार कर रही थी। अरे इसमें मेरा इंतजार करने जैसी कौन सी बात है? तुम इतना थकी हुई हो, बाथरूम कमरे में ही है, कोई कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सो जाती। पल्लवी देख रही थी कि जैसा उसकी माँ ने उसे बताया था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। पल्लवी इतनी उलझी हुई थी कि वो अपनी जगह से नहीं हिल पाई। ये देखकर देव ने अपने कपड़े चेंज किए और खुद लेटकर थोड़ी ही देर में सो गया। अरे ये तो सच में सो गए। चलो ठीक है, अब मैं बिना घबराए काम कर सकती हूँ। कुछ देर बाद पल्लवी भी कपड़े बदलकर सो गई। अगले दिन सुबह ही पल्लवी की आंख खुल गई और पहली रसोई की रस्म की वजह से वो जल्दी से उठकर तैयार हो गई और सीधा मंदिर में पूजा करने चली गई। हे माता रानी, सब कुछ अच्छे से करवा देना, बस मुझसे कोई गलती ना हो जाए और किसी को मुझसे शिकायत ना हो। पल्लवी ने धीमी आवाज में भगवान की आराधना की, क्योंकि घर में ससुराल में अभी कोई सोकर नहीं उठा था। पूजा करने के बाद पल्लवी ने घूंघट किया और सीधी रसोई में चली गई और वहां जाकर अपनी सास का इंतजार करने लगी। वहीं अरे तो किचन में सो रही है और वो भी घूंघट करके, भला ये क्या बात हुई? सच बताऊं तो ये मुझे रात को काफी अजीब लगी। ठीक से बात ही नहीं कर रही थी और अब देखो यहाँ किचन में आकर घूंघट करके सो गई है। अरे अजीब लगी से क्या मतलब है तेरा? हाँ, अरे वो अभी कल ही अपना परिवार छोड़कर आई है, उसे समय लगेगा यहाँ सबके साथ एडजस्ट होने में। जहाँ सभी बातें कर रहे थे वहीं ममता पल्लवी के पास गई और उसने धीरे से पल्लवी को नींद से जगाया। बहू, तुम रसोई में क्यों सो रही हो और तुमने इस तरह घूंघट क्यों किया हुआ है? जेठानी जी, मैं घर की नई बहू हूँ ना, इसलिए मैंने घूंघट किया हुआ है और मैं ये घूंघट मुंह दिखाई होने तक नहीं खोल सकती। बहू, लेकिन इस तरह तुम घूंघट में खाना कैसे बनाओगी? हाँ, अरे माँ जी, क्या है, पल्लवी अभी नई नई बहू बनकर घर में आई है, ऐसे में उससे इतना सारा खाना बनवाना ठीक नहीं होगा। खाना मैं बना दूंगी और पल्लवी सिर्फ उसमें चम्मच चला देगी। ये क्या कह रही हैं भाभी? अपनी पहली रसोई पर मैं आपसे खाना कैसे बनवा सकती हूँ? अच्छा ठीक है बहू, तुम खाना बना लेना, लेकिन ये घूंघट खोलकर, और जानवी बहू तुम्हारी मदद कर देगी। माँ जी, क्या सच में मेरे घूंघट खोलने से किसी को कोई शिकायत नहीं होगी? और क्या जेठानी जी का मेरे साथ पहली रसोई के खाने में मदद करवाना भी ठीक होगा? पल्लवी की ऐसी बातें सुनकर जानवी और ममता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या जवाब दें, लेकिन उसके कहने पर पल्लवी ने उसकी बात मान ली और जानवी के साथ खाना बनाना शुरू किया। मेरे ससुराल में तो सभी कितने अलग हैं। यहाँ तो बिल्कुल मेरे घर जैसा माहौल नहीं है। ना कोई मुझे घूंघट करने को कह रहा है और ना ही कोई मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाना चाहता है। क्या ये लोग सच में इतने अच्छे हैं या फिर बस दिखावा कर रही हैं? पल्लवी पूरा समय चुपचाप खड़ी जानवी के साथ खाना बनाती रही। जानवी उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पल्लवी एक बात कहकर चुप हो जाती। शुक्रिया जेठानी जी, अब आप जा सकती हैं, क्योंकि खाना तो मुझे ही परोसना होगा ना। पल्लवी, क्या तुम सच में इतना सब कुछ अकेले टेबल तक ले जाओगी? तुम्हें सच में मेरी मदद नहीं चाहिए? इस पर पल्लवी ने हाँ में गर्दन हिलाई। इसके बाद जानवी भी उलझकर वहां से चली गई। वहीं पल्लवी ने रसोई से झांक कर देखा कि सभी ससुराल वाले टेबल पर बैठे हुए थे। उसने तुरंत घूंघट किया और खाना लेकर वहां जाने लगी। अरे इसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है क्या, या फिर ये बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है? बहू, तूने फिर से इतना लंबा घूंघट क्यों कर लिया है? माँ जी, यहाँ ससुर जी और देवर जी बैठे हुए हैं ना, इसीलिए। ससुराल में सभी को पल्लवी की बातें बहुत ही अजीब लग रही थी, लेकिन कोई भी उसे जबरदस्ती अपने हिसाब से नहीं चलना चाहता था। सभी ने पल्लवी को घूंघट में ही रहने दिया और पल्लवी वहां टेबल के पास खड़ी रही। बहू, इतना अच्छा खाना बनाया है, अब क्या हमारे साथ खाना खाओगी भी नहीं? हाँ बहू, आकर सबके साथ खाना खाओ, इस तरह दूर क्यों खड़ी हो? लेकिन माँ जी, मुझे तो इनके खाना खाने के बाद इनका जूठा खाना होगा ना? इस पर देव को खाते खाते ही फंदा लग गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। बाकी सभी पल्लवी की बात सुनकर काफी दंग रह गए। वहीं देव शर्मिंदा होकर वहां से अपने कमरे में चला गया। वहीं पल्लवी भी उसके पीछे गई। अजी, आपने खाना ठीक से क्यों नहीं खाया? माँ ने मुझे बताया था कि अगर आप पेट भरकर खाना नहीं खाएंगे तो इस पर भगवान मुझसे नाराज होंगे। पल्लवी प्लीज मेरा पीछा छोड़ो, आज तुम्हारी वजह से मुझे अपने परिवार के सामने पहली बार इतनी शर्मिंदगी हुई है।
अच्छा मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। भला मैं आपको जानबूझकर ऐसा महसूस क्यों करवाऊंगी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो पल्लवी, तुम तो मुझे रुला दोगी। इस पर पल्लवी और ज्यादा घबरा गई। उसे लगा कि देव उससे बहुत ज्यादा नाराज है और उसने रोना शुरू कर दिया। अरे पल्लवी तुम रो क्यों रही हो? मेरी वजह से आपको इतनी दिक्कत हो रही है। एक पत्नी को कभी अपने पति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे यार इधर बेड पर बैठो, देखो तुमने कुछ किया नहीं है। तुम्हें इतना ज्यादा प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे तुम्हारा बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, जैसे कि तुम मेरा झूठा खाना खाओगी और सुबह से तुमने ये घूंघट किया हुआ है। लेकिन माँ ने बताया था कि हर पत्नी को अपने पति के खाना खाने के बाद उसी थाली में खाना होता है। अरे पल्लवी मेरा नाम देव है, लेकिन मैं सचमुच का कोई देवता नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। पल्लवी को बाहर की दुनिया का बहुत कम अंदाजा था। उसने सिर्फ स्कूल कॉलेज जाने के लिए ही घर से बाहर कदम रखा, इसलिए बाहर की दुनिया कैसे चल रही थी इस बात से वो बिल्कुल अनजान थी और इसी वजह से ससुराल आने पर वो काफी उलझी हुई थी। जो भी उसकी माँ ने उसे बताकर भेजा था ससुराल में वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और पल्लवी ने घूंघट करना बंद कर दिया। साथ ही वो परिवार के साथ थोड़ी घुलने मिलने लगी। अरे दरवाजे पर कौन होगा? क्या मुझे दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं? डोरबेल लगातार बज रही थी और पल्लवी के माथे से पसीना छूट रहा था। उस समय सभी लोग कमरे में थे, इसलिए किसी को बेल सुनाई नहीं दी। लेकिन तभी ममता कमरे से बाहर आई। अरे दरवाजे पर कोई है, बहू जाकर देखना। क्या माँ जी, मुझे देखना होगा? लेकिन घर की बहुएं तो दरवाजा नहीं खोलती है ना। अगर कोई आदमी हुआ तो? अरे कैसी बात कर रही बेटा, ये सब तुझे किसने बताया? चल छोड़, कोई बात नहीं, मैं ही दरवाजा खोल देती हूँ। ममता ने जाकर दरवाजा खोलकर देखा तो दरवाजे पर एक कोरियर वाला खड़ा हुआ था। ममता की दरवाजा खोलने पर पल्लवी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उसका मन फिर से घबरा रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। अरे माँ का फोन। हेलो माँ। पल्लवी कैसी है तू? तूने घूंघट किया हुआ है ना, अपने पति का जूठा खा रही है ना। कभी भी अपने पति से तेज आवाज में बात मत करना। जो मैंने सिखाया वो सब कुछ याद तो है तुझे? अगर तुझे लेकर मेरे पास कोई शिकायत आई तो मैं तुझे अच्छे से बताऊंगी। माँ इतने दिन बाद आपने मुझे फोन किया है, कम से कम मुझसे प्यार से बात ही कर लीजिए। प्यार से बात, वो भी तुझसे? तू इस लायक है क्या? चल फोन रख। और हाँ, ससुराल में औरतों की तरह ही रहना, वहाँ पर मर्द बनने की कोशिश मत करना। इतना कहकर देवलेखा ने फोन काट दिया। वहीं पल्लवी रोती रह गई। तभी दरवाजा खुलने की आवाज हुई और पल्लवी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम सीधा इस गाने से निकल कर आई हो पल्लवी। पल्लवी क्या हुआ, तुम रो रही हो? अरे क्या हुआ, किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? मुझे बताओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लग रहा होगा मैं रो नहीं रही हूँ। देव ने पल्लवी से ज्यादा कुछ नहीं पूछा और आसपास नजर दौड़ाई तो उसकी नजर पल्लवी के फोन पर गई। उसकी स्क्रीन पर कुछ रिसेंट कॉल्स की डिटेल आई हुई थी, जिसे देख देव तुरंत पहचान गया कि पल्लवी ने किसी से बात की है। अब देव चिंता में आ गया था, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं किया। रात को पल्लवी के सोने के बाद देव ने उसका फोन चेक किया। अरे ये तो माँ जी का नंबर है। इसका मतलब पल्लवी ने अपनी माँ से बात की थी, लेकिन ये रो क्यों रही थी? कुछ तो बात है जो ये हमसे छुपा रही है। अब देव को पल्लवी को लेकर काफी चिंता रहने लगी। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, बहू जरा मुझे थोड़ा गर्म पानी ला कर देना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। माँ जी आप एक बार अपना हेल्थ चेकअप करा लीजिए, आपकी तबीयत कई दिन से ठीक नहीं चल रही है। जानवी ने इतना बोला ही था कि तभी ममता लंबी लंबी सांस लेने लगी, जिसे देखकर जानवी बहुत घबरा गई और उसने सबको वहां बुलाया। सभी ममता को इस तरह देखकर घबरा गए। देव जल्दी पापा को फोन कर, पता नहीं माँ को क्या हो रहा है। पल्लवी का ससुर सुखविंदर के बड़ा डॉक्टर था, उसका अपना एक हॉस्पिटल था, लेकिन आज घर में जरूरत होने के बाद उसका फोन नहीं उठ रहा था। भैया मुझे लगता है पापा ऑपरेशन थिएटर में है, चलिए हम माँ को हॉस्पिटल ले चलते हैं। ममता अब और भी ज्यादा लंबी सांसें लेने लग गई और सभी बहुत ज्यादा घबरा गए। जेठानी जी घर पर कोई फर्स्ट एड बॉक्स है? हॉस्पिटल ले जाने में देर लग जाएगी, मुझे पता है घर में वो टैबलेट होगी जिसकी माँ को जरूरत है। पल्लवी पागल हो गई हो क्या? ऐसे कोई भी टैबलेट देना ठीक नहीं होगा। सभी ममता को हॉस्पिटल लेकर जा ही रहे थे कि तभी ममता की हालत और खराब होने लगी। ये देखकर घर में रोना पीटना मच गया, लेकिन पल्लवी ने खुद को संभालते हुए बॉक्स ढूंढा और तुरंत बॉक्स में रखी सभी दवाइयों को चेक किया। उसे जो दवाई चाहिए थी वो उसे मिल गई। उसने तुरंत ममता को टैबलेट दी और आराम से सोफा पर लेटा दिया। कुछ देर बाद ममता की सांसें नॉर्मल हो गई और ये देखकर सभी को सुकून मिला। माँ जी आप कैसा महसूस कर रही हैं अब? बहू मुझे लगा था कि आज मैं जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन तूने तो मुझे बचा लिया। माँ जी आपको गैस की प्रॉब्लम बन गई थी, अगर ज्यादा देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन पल्लवी तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? तुमने तो सच में बहुत ही समझ से काम लिया है, बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह। असल में मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी और सबकी मदद करना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ और बाबा को ये मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने मेरी पढ़ाई खत्म करके मेरी शादी करा दी।
पल्लवी के मुंह से ऐसी बात सुनकर सभी को काफी दुख हुआ। कुछ देर बाद जब सुखविंदर घर लौटा तो सबने उसको पल्लवी के बारे में बताया। अरे सच में बहू, तूने तो बहुत समझदारी से काम किया। तुझे तो सच में काफी नॉलेज है। हर घर में तेरे जैसा एक सदस्य होना चाहिए। आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे तेरे जैसी बहू मिली। बहू, अगर तू चाहे तो हम तुझे पढ़ा लिखा कर तेरे सपने को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे माँ से इजाजत लेनी होगी। अब पल्लवी के ससुराल वालों ने उसके मायके वालों को घर बुलाकर इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन जो उन्होंने सुना उसे सुनकर उन सभी को बहुत गुस्सा आया। ये आप कैसी बात कर रही हैं समधन जी? भला इसमें लड़की या लड़का होने से क्या मतलब? ये बात आपको अजीब लगेगी समधन जी, लेकिन हम तो अपनी मर्यादा का पालन अच्छे से करना चाहते हैं। लड़कियों को रसोई में होना ही शोभा देता है, बाहर के सारे काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। सच कहूँ तो मुझे आप पर पहले ही शक था कि पल्लवी के ऐसे बर्ताव के पीछे की वजह आप ही है। अरे क्या बोल रहे हो जमाई जी? हम पल्लवी के माँ बाप हैं और हर लड़की की जिंदगी का फैसला उसके माँ बाप ही लेते हैं। और हमारे यहाँ लड़कियों को आवारा नहीं बनाया जाता, उन्हें उनकी सही जगह दिखाई जाती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी बातें अभी तक बर्दाश्त कैसे कर रहा हूँ। मैं तो आप जैसे लोगों को इस घर में कदम तक नहीं रखने दे सकता। देखिए पल्लवी हमारी बेटी और हम नहीं चाहते कि वो मर्दों की बराबरी करे। सभी औरतों को अपनी हद में रहना चाहिए और मेरा आखिरी फैसला यही है कि पल्लवी डॉक्टर नहीं बनेगी। अगर ऐसा है तो पल्लवी आपके घर की बेटी थी, लेकिन अब वो हमारी बहू है और हमारी बहू जो चाहेगी वो करेगी। हमारी तरफ से उसे पूरी इजाजत है। अब आप जा सकते हैं। इतना सुनकर देवलेखा और ओम प्रकाश ने एक बार भी पल्लवी की तरफ नहीं देखा और वहां से चले गए। पल्लवी की आंखों में से आंसू लगातार गिर रहे थे। बहू माँ बाप वो नहीं होते जो जन्म देते हैं, असली माँ बाप वो होते हैं जो जिंदगी देते हैं, और जिंदगी खुलकर जीने का नाम है। जब तू डॉक्टर बन जाएगी तब इन्हें खुद अपनी गलती का एहसास होगा। इस पर पल्लवी ममता के गले लगकर रोने लगी। अब उसके ससुराल वालों ने उसे पढ़ाया लिखाया और कुछ ही समय में पल्लवी एक काबिल डॉक्टर बन गई। ससुराल में सबको उस पर काफी गर्व होता था। वहीं अब उसके परिवार वाले सच में अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे।